नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों को किसके बारे में जानना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले दिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानना शुरू किया था। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दरअसल बच्चों तीन तरह से माना जाता है: ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएजेंट दैट विल अटैक अपॉन सबस्ट्रेट एंड द सिमिलर लिविंग ग्रुप। क्योंकि किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों का दोनों सेम नेचर का होता है। अगर अटैकिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक हो और न्यूक्लियोफिलिक और लिविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रोफिलिक हो, तो उस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये वाला जो हिस्सा है जिसके बारे में हम लोगों को आज जानना है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? Such type of substitution reaction in which both attacking as well as living group are nucleophilic in nature is called nucleophilic substitution reaction। जैसे कि एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि तुम लोग देखो, ये CH3 CH2Cl है ना? और इसको अगर तुम OH माइनस के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा? सोच कर देखो। CH3 CH2Cl को जैसे तुम OH माइनस के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा? ये Cl माइनस इस तरह से निकलेगा, डेल माइनस डेल प्लस। तो देखो तुम्हारा Cl माइनस निकल गया। और यहाँ पर ये जो OH माइनस है ये अटैक करेगा CH3 CH2 प्लस पर, और ये बन जाएगा क्या? CH3 CH2 OH, यानी कि ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो ये OH माइनस है, दिस इज व्हाट? दिस इज अटैकिंग ग्रुप। और ये जो तुमको Cl माइनस नजर आ रहा है, यही ना निकल रहा है, दिस इज एक्चुअली लिविंग ग्रुप। अब तुम हमको बता दो कि अटैकिंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है और लिविंग ग्रुप जो है ये भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सामान्य तौर पर अल्काइल हैलाइड में ही देखा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सामान्य तौर पर कहाँ देखने को मिलता है? अल्काइल हैलाइड में ही देखने को मिलता है। कभी कभी अल्कोहल्स के केस में भी ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड इन सम ऑड केसेस ऑफ अल्कोहल्स आल्सो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दरअसल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई टाइप वाइप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है ये दो तरीकों से हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन फॉलो द फॉलोइंग टू पॉसिबल मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन फॉलो द फॉलोइंग टू पॉसिबल मैकेनिज्म। ओके, और वो दो मैकेनिज्म क्या क्या होता है तो तुम लोग ध्यान रखना। SN1 मैकेनिज्म, ओके, और दूसरा जो है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह का मैकेनिज्म फॉलो करता है? दो तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म और एक को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म इज एक्चुअली यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 मैकेनिज्म इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब कि सेम ही रिएक्शन दो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। SN1 को सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1। तो सबसे पहले तो जानो कि एक रिएक्शन हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। जैसे ये है CH3 CH2Cl प्लस KOH। यहाँ पर ना सामान्य तौर पर हम लोग जब एक्वस KOH लेते हैं तभी जाके ये SN1 मैकेनिज्म या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये क्लोरीन हटकर इसकी जगह पर क्या चीज जुड़ जाएगा? OH, और ये क्लोरीन पोटेशियम के साथ अपना निकल जाएगा। और इसी के मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें तो कौन सा मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग? SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। इसी के मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें तो अलग अलग स्टेप में अलग अलग बात होता है। स्टेप 1 में क्या होता है? यानी कि पहले स्टेप 1 में होता है कि ये KOH जो है, ये KOH टूट जाता है किस तरह से? K प्लस और प्लस OH माइनस में। देखा, KOH जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। और यही जो OH माइनस है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है? यही जो OH माइनस है यही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो अपना सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट क्या था बताओ? CH3 CH2Cl था ना। इस पर तुम्हारा ये OH माइनस जो रिएजेंट है, अपना न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये अटैक करता है, जिसके वजह से ये क्लोरीन यहाँ से हटना शुरू होता है।
लेकिन इस स्टेप में चूंकि क्लोरीन को हटाना है, तो क्लोरीन को हटाने के लिए यहाँ पर OH माइनस नहीं बल्कि क्या चीज मौजूद रहता है, K प्लस। ये जो K प्लस है, ये जो यहाँ पर K प्लस है, एक मिनट कुछ हो गया, ये जो यहाँ पर K प्लस है, ये K प्लस जो है इस Cl माइनस के साथ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, K प्लस जो इस Cl माइनस के साथ निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, CH3 CH2 प्लस, और K प्लस जो है Cl माइनस के साथ निकल गया और क्या चीज बनकर निकल गया, KCl। अब जो है स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में ये जो CH3 CH2 प्लस है जो कि तुमको नजर आ रहा है, यही कार्बोकेटायन यहाँ पर बना है, तुमको दिख भी रहा होगा, दिस इज व्हाट कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट। यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में क्या चीज बना, कार्बोकेटायन। याद रखना SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट के रूप में क्या चीज बन जाता है, कार्बोकेटायन। अब जो ये CH3 CH2 प्लस तुमको यहाँ नजर आ रहा है, इस पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएजेंट मतलब OH माइनस जो है वो जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, एंड दिस इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तुम ध्यान से देखो, एक बार हम इन चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हुआ कुछ नहीं, QH जो है ये QH टूट गया K प्लस और OH माइनस में, जैसा कि तुमको दिख रहा है। अब जो है ये जो सबस्ट्रेट है CH3 CH2 Cl, तो CH3 CH2 Cl में Cl माइनस जो है निकल गया, क्यों, क्योंकि K प्लस इस पर अटैक किया, K प्लस को क्या चाहिए, Cl माइनस, तो K प्लस Cl माइनस को लेकर क्या चीज बनकर निकल गया, KCl। तो बताओ ये वाला हिस्सा जो इधर है CH3 CH2 प्लस, वो तुमको अलग बन गया कि नहीं। तो इंटरमीडिएट के रूप में बच्चों यहाँ पर क्या चीज बना है, कार्बोकेटायन, और यही कार्बोकेटायन यहाँ पर इंटरमीडिएट है। और ये जो कार्बोकेटायन CH3 CH2 प्लस है, इस रिएजेंट OH माइनस के साथ तुम्हारा जुड़ जाएगा और CH3 CH2 OH, दिस इज द प्रोडक्ट। खासियत की बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, तो तुम ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना यहाँ पर कि SN1 रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इट फॉलो, क्योंकि ये जो है क्या फॉलो करता है, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या चीज फॉलो करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। कैसे, क्योंकि दरअसल रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो निर्भर करता है स्लोएस्ट स्टेप। तो तुम जानो कि यहाँ पर स्टेप 2 और स्टेप 3 में दिस इज स्लोएस्ट स्टेप एंड दिस इज फास्टेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CH3 CH2 Cl माइनस है ना, K प्लस को रिएजेंट काउंट नहीं करेंगे, रिएजेंट हम लोग OH माइनस को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले स्टेप में चूंकि CH3 CH2 Cl मौजूद है, इस वजह से rate of reaction is directly proportional to concentration of CH3 CH2 Cl, और यही CH3 CH2 Cl को ही हम लोग बोल सकते हैं सबस्ट्रेट, यानी कि rate of reaction is directly proportional to सबस्ट्रेट। या तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी का जो पावर होता है, ये पावर, दिस इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1। इसीलिए इसको SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या चीज नाम देते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको SN1 रिएक्शन भी कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, और इसी आधार पर इसको यूनिमॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। आगे चलकर जब SN2 देखेंगे तो जानेंगे कि उसको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बात कि SN1 रिएक्शन कब फेवरेबल है, SN1 रिएक्शन इट इज फेवरेबल, ये जो होगा फेवरेबल ओनली व्हेन the solvent is more polar, solvent is more polar। जस्ट जब SN2 मैकेनिज्म बोलेंगे तो वहां पर बताएंगे कि SN2 मैकेनिज्म तब संभव होगा जब सॉल्वेंट कम पोलर, यानी कि मोर पोलर सॉल्वेंट रहेगा, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ये वाला रिएक्शन इट इज फेवरेबल व्हेन रिएजेंट और लिविंग ग्रुप
is more nucleophilic, sorry, less nucleophilic. जितना कम न्यूक्लियोफिलिक रहेगा तब SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगा। कम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो, जैसे कि F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, इन सबों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरफ ज्यादा है? I माइनस की तरफ। न्यूक्लियोफिलिसिटी इस तरफ ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी चूंकि इस तरफ ज्यादा है तो SN1 रिएक्शन का चांसेस जो होगा किस तरफ ज्यादा होगा? फर्स्ट साइड में होगा। समझे बात को? यानी कि I माइनस अगर रहेगा तो उधर SN1 का चांसेस कम। जैसे कि मान लो ये CH3Cl, CH3Br, CH3I, हम तुमसे पूछेंगे कि इसमें SN1 रिएक्शन देने का चांसेस किसमें ज्यादा है, तो CH3Cl में SN1 रिएक्शन देने का चांसेस ज्यादा होगा। समझे बात को? अब जो है इसके बाद क्या बात होता है कि SN1 रिएक्शन तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? SN1 रिएक्शन सामान्य तौर पर तुमको वहां देखने को मिलेगा जहां पर कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो। सिंस इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, चूंकि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में, सिंस इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म formation of carbocation takes place as intermediate, formation of carbocation takes place एज इंटरमीडिएट, कि यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोकैटायन। सो हियर द ऑर्डर फॉलो, कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तुम ही बता दो इन तीनों में कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फॉलो करता है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 डिग्री के साइड SN1 का चांसेस ज्यादा होगा। सुने, यानी कि जैसे कि तुमको बोलेंगे, जैसे ये है CH3 CH2 Cl, ये 1 डिग्री है। CH3 CH CH3 Cl, ये 2 डिग्री है। CH3 C CH3 CH3 Cl, ये कैसा है? 3 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हाइड, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हाइड एंड दिस वन इज 3 डिग्री अल्काइल हाइड। इन तीनों में अगर तुमसे पूछा जाए कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कौन ज्यादा देगा, तो ये लास्ट वाला 3 डिग्री वाला, क्योंकि इसके केस में क्लोरीन के निकलने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन चूंकि बनता है, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबिलिटी जो है उतना ज्यादा कार्बोकैटायन का, तो इस वजह से वो रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए। समझे बात को? नेक्स्ट, चूंकि कार्बोकैटायन बनता है, सिंस हेयर कार्बोकैटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट, कि यहाँ पर चूंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, सो हेयर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। समझे बात को? इस वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कि चूंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्यों होता है? टू गेट ग्रेटर स्टेबिलिटी, कि ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर बढ़ाना हो तो ज्यादा स्टेबल होने के लिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट संभव है। इसका एग्जांपल देखो ध्यान से, कि अगर SN1 मैकेनिज्म होगा तो चूंकि कार्बो, और जहां जहां इस बात को हमेशा याद रखना है, जिस भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट डेफिनेटली होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देकर हम बोल रहे हैं कि ये है, तुमको नजर आया CH3C CH3 CH3, ध्यान से देखना, CH CL CH3, इसको एक्वस KOH के साथ हम लोग ट्रीट किए, एक्वस KOH। तो लोग को लगता है क्लोरीन हटेगा और OH जुड़ जाएगा, यह ना लगेगा जी। इसमें क्या लगता है? क्लोरीन हटेगा और उसकी जगह पर यहाँ पर OH जुड़ जाना चाहिए और CH3 हो जाना चाहिए, ऐसा लोग सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये गलत है, ये प्रोडक्ट गलत है। एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो हम तुमको बताते हैं। रियल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? CH3 C CH3 Cl CH CH3 CH3, अजीब सा प्रोडक्ट है ना? क्लोरीन यहाँ पर से हटेगा तो OH यहीं पर जुड़ना चाहिए था, तो सॉरी सॉरी, यहाँ पर OH यहाँ जुड़ना चाहिए था इस क्लोरीन के जगह पर, लेकिन OH देखो तो कहीं और जुड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ। तुम देखो, सबसे पहले ये क्लोरीन टूटा, यहाँ डेल माइनस डेल प्लस तुमको नजर आ रहा होगा, तो क्या बन जा रहा है? CH3 C CH3 CH3
यहाँ पर CH पे प्लस और ये CH3। अभी देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, है ना। तो बन क्या जाएगा, तुम गौर से देखो, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया और मिथाइल ग्रुप जो है इस CH पर आ गया, है ना। अब इस प्लस चार्ज पर OH माइनस जाकर चिपक जाएगा, OH माइनस चिपकेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा ना। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये था एक, इसी तरह से और भी है, जैसे CH3C CH3H CH Cl CH3। इसको अगर तुम लोग एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हो तो क्या चीज बन जाएगा, CH3C CH3। OH वहां लगना था लेकिन OH जो है यहाँ पर लग जाएगा। ये कैसे हुआ, तो इसको भी अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो पहले तो क्लोरीन निकल जाएगा, डेल माइनस डेल प्लस, क्या बनेगा देख के बताओ, CH3CH CH3 CH प्लस और CH3, ठीक है ना। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसी हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख दें। तुम सोच के देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या चीज हो गया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। वहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट था, इस वाले में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो क्या बन जाएगा, CH3C CH3, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ CH2 CH3, और इस प्लस पर जाकर OH माइनस जो है चिपक जाएगा और ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। कितना आसान है। एक दो हम रैंडम रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन है और यहाँ पर ये है। इसको अगर तुम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करोगे तो लोगों को लगता है कि क्लोरीन वहां जुड़ेगा, नहीं OH वहां जुड़ेगा, नहीं, लेकिन क्लोरीन हटकर OH जुड़ता है, लेकिन OH देखो कहीं किसी और कार्बन पर जुड़ गया। यहाँ पर एक्चुअली 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, और ये हम तुमको नहीं बता जानने जा रहे हैं कैसे, तुम लोग खुद से इसका प्रैक्टिस करोगे। और भी रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे ये है, यहाँ पर ब्रोमीन है, इसको तुम एक्वस KOH के साथ जब तुम ट्रीट करोगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये होगा, इस कार्बन पर 2 मिथाइल था तो एक ही मिथाइल रह जाएगा, एक मिथाइल यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर जाकर OH जुड़ेगा, और इसमें क्या है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर कैसा शिफ्टिंग हुआ है प्यारे बच्चों, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कैसे कैसे रीअरेंजमेंट का यूज होता है। और रीअरेंजमेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहां जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट हो सकता है, होगा ही नहीं, जैसे वहां पर हुआ, कई जगह नहीं भी होता है। नेक्स्ट बात, कि इन केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, अगर ऑप्टिकल आइसोमर रहा, ध्यान से देखना, इन केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर रिटेंशन कैन रिटेंशन कैन ऑकर, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि तुम गौर से देखो, ये तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, ये कोई कंपाउंड है Cl, तुम गौर से देखो, यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है, दिस इज एक्चुअली कायरल कार्बन, ठीक है ना। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, वैसा कार्बन जिस पर चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग है। उसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, CH2 CH3, राइट हैंड साइड में CH3, ऊपर में H और नीचे Cl, तो चारा ग्रुप एक दूसरे से अलग है, तो उसको ढंग से लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो एस्टिस मार्क वाला कार्बन है वो बीच में है, और बाकी जगह हम लोग कार्बन को रखें, यहाँ पर रख दिए क्लोरीन, ऐसा। यदि इसको हम लोग एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, एक्वस KOH के साथ अगर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और SN1 मैकेनिज्म के बाद जाकर यहाँ पर C2H5 CH3H और क्लोरीन हट के सिंपली OH, मतलब यदि कॉन्फ़िगरेशन इसका D है तो ये भी D ही रहेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। मान लेते हैं ऐसा रहता, C2H5 CH3H और Cl, और इसमें, सॉरी, इधर हम लोग Cl रख देते हैं और इस साइड H रख देते हैं, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन है मान लेते हैं। तो इसको भी अगर एक्वस KOH के साथ ट्रीट करोगे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर ये हो जाएगा C2H5, यहाँ Cl के जगह पर क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ H, क्लोरीन हट के सीधा OH जुड़ा है, ध्यान से देखना, थोड़ा ऐसा दिख रहा है तुमको बस, CH3, तो पहले L था तो अभी भी L। कहने का मतलब रिटेंशन, ये जो वर्ड है ना रिटेंशन, इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
रिटेंशन होता क्या है, दरअसल SN1 मैकेनिज्म में क्या हुआ कि सबस्ट्रेट में से क्लोरीन हटा और उसकी जगह पर OH जुड़ा। तो ये दो अलग अलग स्टेप में होता है ना, कि क्लोरीन हटा और हटने के बाद ये जगह खाली हो गया, क्लोरीन हटने के बाद, और उसके जगह पर OH जाकर जुड़ गया। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि क्लोरीन हटने से जो OH जुड़ा तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। SN2 मैकेनिज्म जब तुमको पढ़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे ना कि लिविंग ग्रुप का निकलना और अटैकिंग ग्रुप का जुड़ना दोनों एक साथ ही हो जाता है। और इसके लिए क्या होता है कि लिविंग ग्रुप जैसे निकलेगा तो दूसरे साइड से अटैकिंग ग्रुप जुड़ेगा, जिस वजह से कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। तो वो SN2 में होता है। और SN1 में क्या होता है ना कि अगर डी कॉन्फ़िगरेशन है तो डी ही रहेगा प्रोडक्ट का भी, सबस्ट्रेट अगर एल कॉन्फ़िगरेशन का है तो प्रोडक्ट भी एल कॉन्फ़िगरेशन का ही रहेगा। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव होता है या फिर नहीं होता है, नहीं होता है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव नहीं हो तो इसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रिटेंशन। ओके, अब हम लोग SN2 वाले में आ जाते हैं। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? SN2 मैकेनिज्म, जिस तरह से तुमको ध्यान होगा कि SN1 मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखे थे कि यही वाला रिएक्शन जो यहाँ SN1 रिएक्शन में, SN1 मैकेनिज्म में जिस रिएक्शन का इस्तेमाल किए हैं ना, इसी रिएक्शन का इस्तेमाल जो होता है हम लोग SN2 में भी करते हैं। ठीक है ना, सेम रिएक्शन को, लेकिन वहां पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SN2। जैसे कि तुम देखो ये है अपना CH3CH2Cl, और इसको हम लोग KOH के साथ ट्रीट किए थे, और KH के साथ ट्रीट करने पर ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू मान लो क्या चीज बन गया, CH3CH2Cl की जगह OH और यहाँ पर KCl। हम लोग इसके मैकेनिज्म को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है जानते हो, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म मतलब जैसे SN1 के खासियत में एक बात हम लोग को ये भी लिखना चाहिए था कि दिस इज एक्चुअली मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, समझे, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। और यहाँ पर जो है SN2 में क्या है बताओ, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसमें कोई स्टेप नहीं होता है। होता क्या है कि KOH तो ऑटोमेटिकली हमको दिख रहा है कि KOH टूटा हुआ है ना, KOH टूटा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ये CH3CH2Cl है, दिख गया, इसको हम लोग जैसे KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो स्लोली, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उसमें क्या होता है ध्यान से देखना, CH3CH2, और ये जो Cl है ना ये यहीं पर टूटता है, और Cl टूटा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, और KOH जो है यहीं पर जुड़ता है, ध्यान से देखना, ये जो है KOH HO यहाँ पर डेल माइनस, और ये हम लिख दिए तुम्हारा K डेल प्लस, पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा। तो यहाँ पर K प्लस और OH माइनस जब टूट रहा है तो उसी वक्त CH3CH2 के साथ Cl माइनस निकलता है, उसी वक्त K प्लस Cl माइनस से जुड़ते जाता है, OH माइनस जो है CH2 प्लस से जुड़ते जाता है। समझे, ये दोनों बॉन्ड टूट रहा है और वो दोनों बॉन्ड जुड़ रहा है। तो ये सारा प्रक्रिया एक ही स्टेप में होता है, और इसी स्टेप को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, ट्रांजिशन स्टेज। इसी स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। और फिर ये फास्ट मतलब तेजी से ये टूटेगा, और ये वाला चीज अलग बन जाएगा जो कि तुम लोगों को नजर आ रहा है, और ये वाला चीज अलग बन जाएगा। क्या बन जाएगा देखो तो, CH3CH2 पर OH, और यहाँ पर KCl, नहीं कि यहाँ पर KCl, इस तरह से बन जाएगा। एकदम स्पष्ट और एकदम क्लियर क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना भी चाहिए। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। पहले तो बताओ कि यहाँ पर क्या कार्बोकेटाइन का बनना हो रहा है, नहीं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता। और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म कहलाएगा कि मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, ये जो है कैसा मैकेनिज्म है प्यारे बच्चों, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म भी कहलाता है, इसको हम लोग बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर जो होता है 2, और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कैसा ऑर्डर फॉलो करता है बताओ, ये सेकेंड ऑर्डर फॉलो काइनेटिक्स फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि इस जगह पर क्या चीज देखने को मिलता है,
कि रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखना SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट यानी कि CH3 CH2 Cl पर डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पर KCl यानी कि रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करेगा। यानी कि ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। तुमसे पूछा जाएगा कि क्या SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा अगर रिएजेंट के मात्रा को बदलोगे, तो वहां पर बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां रिएजेंट का मतलब ही नहीं था कुछ, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता था। लेकिन यहाँ पर अगर तुमसे पूछे क्या रेट ऑफ रिएक्शन रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, बिल्कुल रिएजेंट पर भी निर्भर करेगा, सबस्ट्रेट पर भी निर्भर करेगा। और दोनों का पावर देखो तो कितना है, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी को ना बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 1 + 2। इसीलिए 2 ऑर्डर होने की वजह से इसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन या SN2 बोल। समझा ना? SN2 दरअसल दर्शा रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। सही आता है। अब अगर बोले SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में मोर पोलर सॉल्वेंट इसको फेवर करता है कि लेस पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है, तो लेस पोलर सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म। ऐसा इस वजह से कि दरअसल पोलराइजेशन मतलब बॉन्ड का रियल डिसोसिएशन जो होता है वो कहां पर होता है? SN1 मैकेनिज्म। तो अगर जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और यहाँ पर चूंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एक ही स्टेज में हो रहा है तो यहाँ पर मोर पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या होता है? मोर न्यूक्लियोफिलिक reagent और लिविंग ग्रुप फेवर SN2 मैकेनिज्म। मतलब SN2 मैकेनिज्म कब फेवरेबल होगा? जब मोर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट तुम इस्तेमाल करोगे। जैसे हम तुमसे बोले कि CH3Cl CH3Br और CH3I, इन तीनों में अगर हम तुमसे पूछें कि किस में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो अभी कुछ देर पहले बताए थे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है किसकी ज्यादा? आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा तो SN1 सॉरी SN2 का चांसेस ज्यादा, SN1 का चांसेस लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है ना? जितना यहाँ पर CH3Cl जो है वो SN1 ज्यादा देने का चांस रखता है, और CH3I जो है वो SN2 देने का चांस रखता है। यहाँ पर चूंकि कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, सिंस हियर नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पर नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, सो देयर इज नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अरे दरअसल रीअरेंजमेंट जो होता है वो रीअरेंजमेंट कहाँ होता है? रीअरेंजमेंट तो वहां ना होता है जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है। अगर कार्बोकेटाइन बने ही नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं। जैसे कि ये वाला कंपाउंड CH3 अभी जो कुछ देर पहले रीअरेंज करके नहीं दिखाए थे, CH3 CH CH Cl CH3, अगर इसको हम लोग एक्वस KOH के साथ ट्रीट किए और तुमको दो अलग अलग पॉसिबिलिटी दिया है कि अगर SN1 से इसको प्रोडक्ट बना, SN2 से प्रोडक्ट बना, तो जब तुम SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाओगे तो कुछ दिमाग नहीं लगाओगे रीअरेंजमेंट वगैरह का। SN2 में क्या करोगे? सीधा क्लोरीन को हटाओगे और उसकी जगह पर क्या चीज जोड़ दोगे? OH। क्लोरीन हटाए और उसकी जगह OH जोड़ दें, यानी कि SN2 में चूंकि रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो सीधा लिविंग ग्रुप हटेगा और अटैकिंग ग्रुप वहां पर जुड़ जाएगा। लेकिन SN1 में चूंकि रीअरेंजमेंट का चांसेस बनता है, SN1 में जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम पिछले स्लाइड में बताए थे, और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसे बना है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद एक और कर रहे हैं, जैसे कि ये भी कुछ रिएक्शन वहां पर दिखाए थे अभी कुछ देर पहले, CH3 CHCl और ये है अपना CH3। इसको भी हम लोग एक्वस KOH के साथ ट्रीट किए, तो यहाँ पर भी मान लो दो पॉसिबिलिटी है, SN1 का और SN2 का। तो SN2 में चूंकि रीअरेंजमेंट होता नहीं है तो वहां तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या प्यारे बच्चों कि इस तरह से क्लोरीन हटाएं और उसकी जगह पर सीधे से OH लगा दें। मतलब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। SN1 में दिमाग लगाना है कि बगल वाले पोजीशन से तुम्हारा क्लोरीन हटा के मिथाइल ग्रुप को हटाएंगे तो जाकर क्या होगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इसका रियल मैकेनिज्म अभी जस्ट पिछले स्लाइड में बताएं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में देखो अंतर दिख रहा है, लेकिन ये कैसे? बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट है यहाँ।
यहाँ पर कौन सा शिफ्टिंग हुआ है बताओ, 1 to मिथाइल शिफ्ट। और क्या खासियत हो सकता है कि चूंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप का निकलना और अटैकिंग ग्रुप का जुड़ना दोनों एक साथ हो रहा है, चूंकि लिविंग ग्रुप का निकलना और अटैकिंग ग्रुप का जुड़ना एक साथ हो रहा है, इस वजह से SN2 मैकेनिज्म तब फेवरेबल होगा जब भीड़ भाड़ कम हो। भीड़ भाड़ कम मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस अंग्रेजी में बोल दी है, लेकिन चीज वही है, भीड़ भाड़। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर इट। समझे बात को, कि जितना कम भीड़ भाड़ रहेगा उतना ज्यादा SN2 मैकेनिज्म फेवरेबल होगा। जैसे कि तुम देखो, तुमसे अगर हम पूछ लें CH3 CH2 Cl है, दिस इज 1 डिग्री, CH3 CH CH3 Cl, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एंड दिस इज CH3 C CH3 CH3, दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। तो इन तीनों में बोलेंगे SN2 का चांसेस किसमें ज्यादा, तो SN2 का चांसेस इसमें ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट में क्या होता है कि क्लोरीन का निकलना और OH माइनस का जुड़ना दोनों साथ साथ हो रहा है, तो भीड़ भाड़ किसमें ज्यादा, तुम देखो भीड़ भाड़ राइट हैंड साइड वाले में ज्यादा है, नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर बात करें तो वो राइट साइड में ज्यादा, और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 का चांसेस कम। लेकिन फिर भी अगर SN1 का चांसेस बोल दे तो इधर ज्यादा, मतलब राइट हैंड साइड में ज्यादा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन वाला फैक्टर जो होता है वो ज्यादा अप्लीकेबल नहीं होता है SN2 में। SN2 में चूंकि कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, SN2 मैकेनिज्म तब ज्यादा जब भीड़ भाड़ कम से कम, यानी कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है SN2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SN1। एक और पॉइंट होता है कि इन केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, यदि ऑप्टिकल आइसोमर रहा, देयर इज इन्वर्जन ऑकर। समझ में आ रहा है कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर रहा तो इन्वर्जन होगा। SN1 में क्या होता था, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होगा। जैसे कि ये कोई ऑप्टिकल आइसोमर है, ध्यान से देखना, ये है HCl, ध्यान से देखना, और यहाँ CH3 है, कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग है। इसको हम लोग एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे और यहाँ लिख देते हैं SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अगर तुमको बनाना हो तो तुम क्या करोगे कि ये CH3, लेकिन क्लोरीन जो राइट साइड है तो OH राइट साइड होना चाहिए था, लेकिन OH देखो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, कॉन्फ़िगरेशन पलट गया ना। ऐसा क्यों हुआ, तो हम बता रहे हैं, अगर ये D है तो L बन जाएगा, और अगर L रहता C2H5 CH3 Cl और H, ये अभी कैसा है L कॉन्फ़िगरेशन, इसको अगर KOH के साथ हम लोग ट्रीट करें और SN2 मैकेनिज्म बोल दें तो क्या होगा, C2H5 CH3 Cl उलट जाएगा, Cl के जगह पर क्या आ जाएगा, OH उलट के, और H मतलब L से क्या बन जाएगा, D। तो तुम देखो कॉन्फ़िगरेशन D से L हो जा रहा है या L से D हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, इन्वर्जन। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कॉन्फ़िगरेशन ही उलट जाए, तो इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इन्वर्जन। ऐसा इस वजह से होता है कि देखो यहाँ पर एक ही स्टेप में क्लोरीन निकलता है और OH माइनस जुड़ता है, तो तुम देखो कि क्लोरीन अगर निकल रहा है तो OH माइनस को सामने से जुड़ने का रास्ता है क्या, नहीं, क्योंकि सामने से क्लोरीन निकल रहा है तो उसी साइड से OH नहीं जुड़ सकता है। तो चूंकि सामने से क्लोरीन निकल रहा है तो OH माइनस जो है बैक साइड अटैक करता है, पीछे से जुड़ता है, इसीलिए OH माइनस तुमको देखो पीछे से जुड़ा हुआ दिखा। क्लोरीन इस साइड से निकल रहा है तो OH माइनस क्लोरीन के साइड से नहीं, उसके पिछवाड़े से जुड़े, मतलब कि पीछे साइड से जुड़ेगा, जिस वजह से ये OH माइनस तुम देखो अपोजिट साइड में आ गया। चूंकि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में लीव ऑफ लिविंग ग्रुप और अटैक ऑफ अटैकिंग ग्रुप बोथ टेक्स प्लेस एट सेम टाइम, एक ही समय लिविंग ग्रुप का निकलना और अटैकिंग ग्रुप का जुड़ना होता है, सो दैट बोथ द प्रोसेसेस ऑकर फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स। ओके, तो ये इन्वर्जन का बात है, बस खत्म हो गया। इसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी ऐसे जानकारी के लिए हम तुमको बोल रहे हैं कि हर जगह तुम गौर किए होगे, हम एक्वस KOH लिए थे, तो एक्वस KOH लिए थे तो यहाँ पर ROH हो गया था और अपना KCl निकल गया था, यानी कि यहाँ पर रिएजेंट हम लोग OH माइनस लिए, मतलब क्लोरीन को रिप्लेस किए OH माइनस से। कोई जरूरी नहीं है, तुम KCN लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCN। यदि तुम AgCN लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNC। ऐसा अलग अलग बहुत सारा रिएजेंट होता है। KNO2 लोगे
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा RONO। यहाँ पर तुम KOH के बजाय अगर ले लेते हो AgNO2 तो क्या हो जाएगा RONO, सॉरी RNO2, AgNO2 में NO2। ये बहुत सारा अलग अलग रिएक्शन। यहाँ पर प्लस तुम साथ में ले रहे हो CS ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। बहुत सारा रिएजेंट हो सकता है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर RCOOAZ ले लो तो यहाँ जुड़ जाएगा RCOOR। यहाँ पर LiAlH4 ले लो, यहाँ पर जुड़ जाएगा RH। यहाँ पर RLi ले लो, यहाँ पर जुड़ जाएगा RR, और ऐसा बहुत सारा हो। तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो KOH एग्जांपल देकर हम तुमको बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ KOH, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अगर रहेगा तो वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। रहने दो बच्चों, आज अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो और सुरक्षित रहो। ओके, बाय।